हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की। और जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आपको पूरा समझाया था कि साइंस यानी विज्ञान क्या होता है, इसके कितनी ब्रांचेस हैं जो मेनली आप पढ़ते हैं यहाँ पर, और उसमें से हमने केमिस्ट्री की यानी रसायन विज्ञान जो उसकी एक शाखा है उसके बारे में बात की, जहाँ पर हम कि कोई भी जो वस्तु आपके आसपास है उस वस्तु में क्या क्या चीजें हैं, अवयवी घटक जिनको हम बोलते हैं, यानी कंपोजिशन उसका क्या है, किस चीज से मिलकर के बनी हुई है। इसके अलावा कोई दो चीजों को अगर आप मिक्स कर देते हैं तो वो फिर किस तरीके से रिएक्ट करती है, चेंज क्या आता है, जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो क्या है, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। तो ये सारी चीजें आप केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी में यहाँ 9th क्लास के साइंस में केमिस्ट्री में जो आपके 4 चैप्टर आने वाले हैं उनमें से आपका पहला चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो बच्चे आपके आसपास क्या है, आपके आगे एक टीवी स्क्रीन लगी हुई है, इसके अलावा आपके कीबोर्ड हो सकता है, वहां पर सीपीयू हो सकता है, यूपीएस हो सकता है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो, टेबल आपके सामने है वो, आपकी नोटबुक हो गई, आपकी पेन हो गई। तो ये सारी चीजें, इन सभी चीजों में क्या है, इन सभी में कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, मास है इनमें कुछ ना कुछ। अगर आप इन वस्तुओं को वेइंग मशीन में रखेंगे तो इनका कुछ ना कुछ मास आएगा, तो यानी द्रव्यमान है इनमें। और आप जब इन्हें किसी स्थान पर रख रहे हैं तो वो वहां पर स्थान को भी घेर रहे हैं, तो यानी आयतन भी है। तो जिन भी वस्तुओं में आपका द्रव्यमान और आयतन होता है वो आपकी पदार्थ की श्रेणी में आती है। ठीक है, सिर्फ वस्तुएं ही नहीं, अगर आप हवा की बात कर रहे हैं, आप अनेक प्रकार की गैसेस की बात करते हैं, तो ये सभी भी आपकी पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्थान भी घेर रही हैं और साथ ही साथ क्या कर रही हैं, आपका इनमें द्रव्यमान भी पाया जा रहा है। ठीक है, तो मैटर इन अवर सराउंडिंग्स यानी हमारे आसपास के पदार्थ, एनीथिंग एनीथिंग यानी जो भी चीज है जिसमें क्या है, दैट हैज मास, जिसमें आपका क्या है, मास है, यानी कि द्रव्यमान, एंड टेक्स अप स्पेस। किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, यानी कि जो स्थान भी घेर रही है। आप पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं, ब्रह्मांड की बात करते हैं, इस ब्रह्मांड का कुछ ना कुछ स्थान अगर वो चीज कवर कर रही है, दैट मीन्स कि उसमें वॉल्यूम होगा। ओके, जैसे आप हवा की बात करें, सिंपली आपने क्या किया, एक खाली बैलून लिया, उसमें आपने एयर को ब्लो किया, हवा भरी आपने गुब्बारे में, तो गुब्बारा क्या होता है, अपने शेप को चेंज करता है धीरे धीरे, यानी जैसे फूलने लगता है या बड़ा होने लगता है आप कहते हो। इससे क्या समझ आता है, इससे समझ आ रहा है कि हवा अपने लिए स्थान बना रही है वहां पर। तो स्थान बनाने का मतलब क्या है, उसमें आयतन है, वो स्थान को घेर रही है। ओके, तो ये दो चीजें अगर किसी भी चीज में है तो वो आपकी पदार्थ की श्रेणी में आएगा। ओके, देन इज रेफर टू एज मैटर, उसको क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। ओके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसके एग्जाम्पल है, ये दोनों पदार्थ की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा शुगर, सैंड, एयर एंड वाटर, ये सभी एक्सेट्रा, यानी इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी पदार्थ की श्रेणी में आएंगी। ओके, स्मॉल मिनिस्कुलर पार्टिकल्स मेक अप मैटर ड्यू टू द स्पेस बिटवीन द मैटर पार्टिकल आर अटैच टू वन अनदर। ओके, मैं कहती हूँ कोई भी चीज है आपके आसपास, ये पेन है मेरे पास, इस पेन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये पेन आपका एक पदार्थ है, ऑब्वियसली है। कैसे, क्या क्या गुण बोले मैंने, एक कि मैं इसको अगर वेइंग मशीन में रखती हूँ तो इसका कुछ ना कुछ वेट आता है, यानी कि इसमें मास है। ओके, ये स्थान भी घेर रही है, जैसे आप इसको अपने बॉक्स के अंदर रख देते हैं तो बॉक्स का ये कुछ ना कुछ स्थान जो है वो घेर रही है। तो इसमें दोनों गुण हैं, एक तो आपका मास है यानी द्रव्यमान, और दूसरा ये आयतन को भी घेर, आयतन है इसमें यानी स्थान घेर रही है। तो इन दोनों गुणों के कारण ये पदार्थ है। पदार्थ की श्रेणी में जब ये आ गया है, इसके बाद बात होगी कि ये बना किससे है। तो आपका कोई भी पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। अगर मैं कह रही हूं कि ये एक आपका पेन है, सपोज ये पेन किससे मिलकर के बना हुआ है, तो ये छोटे छोटे आपके कणों से मिलकर के बना हुआ है। ओके, इस प्रकार इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे कण जो कि आपस में जुड़े हुए हो, और जुड़े किससे है बच्चे, आकर्षण बलों से। ठीक है,
यानी कि अगर मैं यहाँ से इन दो कणों को ले लेती हूँ, ये दो कण है सब, इन दोनों कणों के बीच में एक आकर्षण का बल, दो कण हैं, इन दोनों के बीच में एक कण ये मान लेते हैं, एक कण ये मान लेते हैं, इन दोनों के बीच में आकर्षण का बल, आकर्षण के बल के कारण ये दोनों आपस में जुड़े हुए, समझ रहे हैं। इसी प्रकार दो ये कण हो गए, इस कण से फिर कोई और कण होगा, इसी कण से कोई और कण जुड़ा होगा, इस वाले कण से भी कोई कण जुड़ा हुआ होगा। तो सारे जो कण हैं या दो कणों की जब आप बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के बल के द्वारा जुड़े हुए हैं, और इसी आकर्षण बल के आधार पर आप पदार्थ की अवस्थाएं फिर बता। अभी तो हम सिर्फ पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो पदार्थ आपका क्या हो गया, कोई भी ऐसी चीज जिसमें द्रव्यमान है, जिसमें आयतन है, वो आपका पदार्थ है। और पदार्थ के कणों की आप बात करते हैं तो पदार्थ आपका कणों से मिलकर के बना हुआ है, इन कणों के मध्य में क्या है, आकर्षण के बल है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जब हम इन कणों को देख रहे हैं तो इनके बीच में आपको एक डिस्टेंस दिखेगी यहाँ पर, ठीक है, यानी कणों के बीच में स्थान भी पाया जाएगा, समझ रहे हैं। वो कण इस तरह से व्यवस्थित है कि उनके बीच में स्थान भी है। अब वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट, यानी कि जिस प्रकार की उनकी भौतिक अवस्था होगी या अवस्था होगी, उसके हिसाब से जो उनके कणों के बीच का स्थान है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चेंज होता है। ओके, ड्यू टू द स्पेस बिटवीन देम मैटर पार्टिकल्स आर अटैच्ड टू वन अनदर, उनके बीच में जो स्पेस है या आप अट्रैक्शन का फोर्स बोल लेते हैं, उसी के कारण जो आकर्षण का बल है उसके कारण से पदार्थ जिसके कण जो है वो एक दूसरे से जुड़े। अगर वो आकर्षण का बल कार्य नहीं करेगा तो ये तो फ्री हो जाएंगे दोनों कण, ये तो कहीं भी मूव करेंगे, लेकिन वो आकर्षण का बल, सपोज ये पेन जो है ये आकर्षण का बल दिखा रहा है आपको, ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, तो ये दोनों इसी के कारण जुड़े हुए हैं। अगर ये नहीं होगा तो दोनों ही कण अपना आपस में फ्री रहेंगे, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो इस आधार पर हम आगे पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे कि कौन सी अवस्था में पदार्थ पाया जाएगा और उसमें अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा। ओके, तो ये आपका पदार्थ के बारे में हो गया, जल्दी से इसे नोट करेंगे। चलिए, ये हो गया पदार्थ के बारे में, स्टेट ऑफ मैटर। अब पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाएं क्या होंगी, तो इसको इस प्रकार से समझते हैं। हमने बोला पदार्थ आपके कोई भी वस्तु है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई है। ये हमने तीन अलग अलग वस्तुएं ले ली जो पदार्थ की श्रेणी में लाई करती हैं, ठीक है। ये तीन आपकी कोई वस्तु है, ये किससे मिलकर के बनी हुई है, कणों से मिलकर के बनी हुई है। हम कह रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल से आपका कोई भी मैटर बना हुआ है, तो हम उन्हीं पार्टिकल्स की बात करते हैं। एक पदार्थ है आपका जिसके कण बहुत ही पास पास है, इस प्रकार। इस प्रकार से एक पदार्थ जिसके कण बहुत पास पास सिचुएटेड हैं या एकदम पास पास जुड़े हुए हैं। एक आपका कोई दूसरा पदार्थ है जिसके कण थोड़ा दूर दूर है, ठीक है। एक और कोई तीसरा पदार्थ है जिसके कण बहुत ही दूर सिचुएटेड है। हम इनको नाम दे देते हैं, ये आपका कोई ए वस्तु है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। इसी के आधार पर बात करते हैं। ये कण जो बहुत पास पास है, इनके बीच में जो रिक्त स्थान आप बोलते हैं कि कणों के बीच में एक स्थान पाया जाता है या कणों के बीच में एक दूरी पाई जाती है, जिसको आप अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं। वो स्थान कैसा है, यहाँ पर बहुत कम। जब आप कह रहे हो कि दो चीजें बहुत पास में हैं तो उनके बीच में फिर स्थान रह ही कहाँ जाता है, बहुत कम स्थान है। फिर आप कह रहे हैं कोई दूसरी वस्तु है जिसके बीच में अंतरा आणविक स्थान इस प्रकार से है, तो इसकी अपेक्षा से स्थान अब ज्यादा हो गया है। पहले जो वस्तु के कण थे वो बहुत इस प्रकार से जुड़े हुए थे, अब वो थोड़ा उनके बीच में जगह आ गई है, ठीक है।
इसके कंपैरिजन में। ए के कंपैरिजन में बी में आपका क्या आ गया है, थोड़ा स्थान ज्यादा हो गया है। सी की जब आप बात करते हैं तो ए और बी दोनों की तुलना में सी में और ज्यादा स्पेस आ गया है, यानी स्थान जो है वो आ गया है। ठीक है, तो अभी सी में आपका बहुत ज्यादा स्थान आ गया है। इस प्रकार से अब आप कह रहे हैं, बात करेंगे आकर्षण बल की। आपने कहा कि जो कण होते हैं वो आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। ए के कण जो बहुत पास पास हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा प्रबल होगा। आपने क्या कहा, एक एक जब हम केस देख रहे हैं उसमें कणों के बीच में स्थान बहुत कम है, बहुत कम स्थान दिख रहा है आपको कणों के मध्य में। वो जो मैंने गोले बनाए हैं वो आपके कण को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके कण को बताते हैं कि ये कण है, ठीक है। तो उन कणों के बीच में स्थान आपको बहुत कम दिख रहा है, लेकिन वहां पर क्योंकि वो बहुत पास पास है तो अट्रैक्शन का फोर्स, आकर्षण का बल लगेगा जो दोनों कणों के बीच, जो दोनों को एक साथ जोड़े हुए हैं, वो बहुत ज्यादा होगा। समझ रहे हैं, तो आकर्षण का बल प्रबल हो गया। जब अट्रैक्शन फोर्स प्रबल हो गया तो इसके विपरीत आपको कार्य करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। समझ रहे हैं, नॉर्मली आप उन दोनों कणों को एक दूसरे से दूर नहीं कर सकते, तो यानी कि उनमें दृढ़ता आ जाएगी, उस वस्तु में दृढ़ता आ जाएगी जिसके कण एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए। समझ रहे हैं। दूसरा केस जहां पर आपने कहा कि स्थान अब थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो स्थान ज्यादा हो गया यानी जो आकर्षण बल होगा वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आपके कण जो है वो दूर दूर चले गए हैं थोड़ा, और दूर दूर जाने की वजह से उनके बीच का आकर्षण का बल जो कार्य कर रहा है वो थोड़ा दुर्बल हो जाएगा एक ही तुलना। समझ गए। देन सी पर आते हैं, ये जो कण थे अब ये और दूर चले गए हैं, और अब हम क्या कहेंगे कि आकर्षण का बल जो है वो दुर्बल हो जाएगा, और आपके कण फ्री भी हो सकते हैं मूव करने के लिए, यानी इन कणों के बीच में अगर आकर्षण का बल नहीं है या बहुत दुर्बल है तो ये इजीली कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, तो सी में यानी कि जो स्थान है, अंतराणविक स्थान जिसे आप कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है स्थान कणों के बीच में बहुत ज्यादा है, लेकिन वहीं पर आकर्षण का बल जो होगा वो बहुत कम। तो इस आधार पर इन ए, बी और सी को हम तीन भौतिक अवस्थाएं हम मानते हैं मुख्य रूप से पदार्थ की। वैसे आप 4-5 अवस्थाएं पढ़ते हैं पदार्थ की, लेकिन यहाँ पर हम मेनली तीन भौतिक अवस्थाओं की बात करते हैं, जो कि क्या क्या है, आपका ठोस है यानी सॉलिड, द्रव है यानी कि लिक्विड, और गैस है। ठीक है, सॉलिड में क्या कहा हमने, अंतराणविक स्थान जैसे आपको दिख रहा है बहुत कम है, स्थान कम होगा तो आकर्षण का बल ज्यादा होगा, अधिक होगा, सबसे अधिक आकर्षण बल वहां पर। इसीलिए क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये पेन ठोस अवस्था में है, इसीलिए मैं इजी से इसके कणों के बीच से अपना हाथ आर पार नहीं कर पा रही, जबकि अगर यहाँ पर पानी होता तो मैं इजीली अपना हाथ आर पार करती। गैस है, यहाँ पर हवा है, हवा में भी इजीली अपना हाथ घुमा पा रही हूँ। क्यों, क्योंकि हवा के जो कण हैं वो बहुत दूर है, और आकर्षण का बल, क्योंकि स्थान बहुत ज्यादा है तो आकर्षण का बल आपका कम हो जाएगा, तो उन आकर्षण के बल को मैं इजीली अपना हैंड मूव करके तोड़ पा रही हूँ या उतनी एनर्जी दे पा रही हूँ। जबकि यहाँ पर आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो गया है और अंतर आणविक जो स्थान है वो भी बहुत कम है, इतना कम है कि मैं अपना हाथ आर पार नहीं कर पा रही हूँ इस पेन। समझ रहे हैं आप। तो वही द्रव में वो अंतरा आणविक स्थान जो है वो थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन वो जो आकर्षण का बल है वो एक ही तुलना में यानी ठोसों की तुलना में कैसा हो गया है, क्षीण हो गया है आपका। ठीक है, और गैस की बात करते हैं तो अंतरा आणविक स्थान बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन वहीं पर आपका आकर्षण बल जो होगा वो बहुत ही दुर्बल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह हम तीन मुख्य प्रमुख अवस्थाओं में, भौतिक अवस्थाओं में पदार्थ को वर्गीकृत करते हैं, या तीन अवस्थाओं में देखते हैं। एक आपका होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, जैसे कि आप जल को तीनों अवस्थाओं में देखते हैं। ठीक है, आप ठोस में उसे बर्फ के रूप में देखते हैं, द्रव में आप उसे पानी के रूप में देखते हैं, और गैस में आप उसको भाप या वाष्प के रूप में देखते हैं। क्लियर है, तो तीनों अवस्थाओं में आपका जल पाया जाता है। तो इनके अब गुण क्या क्या है उनकी बात होगी। ठोस में जब आपने बर्फ को देखा तो बर्फ का एक निश्चित आकार है, अगर आपने उसको किसी बॉक्स में रखा है, सपोज क्यूब की तरह वो बॉक्स था तो क्यूब का उसने शेप ले लिया, क्यूबॉइड रहा होगा तो वैसा शेप ले लिया, तो फिक्स शेप है। आयतन भी कैसा होता है, फिक्स होता है। द्रव्यमान कैसा होगा, वो भी फिक्स होगा। समझ रहे हैं ना। अगर ये पेन एक ठोस है, ठीक है, तो ठोस में ये कैसे है, इसका आकार निश्चित है। ये पेन अगर यहाँ पर है, यहाँ पर भी इसका शेप यही होगा, मैं इसको दूसरे रूम में रख दूं वहां पर भी इसका शेप यही रहेगा।
सिंपली मैंने इसको इस हाथ में रखा, इसका शेप यही है, मैंने इसको इस हाथ में रख दिया इस तरह से, तब भी इसका शेप यही। क्लियर? मास, जितना इस हाथ पे इसका मास था, मुझे फील हो रहा है द्रव्यमान, उतना ही इस हाथ में भी फील होगा। तो द्रव्यमान आपका फिक्स है, आकार इसका फिक्स है, इसके अलावा आयतन, जितना स्थान इसने इस यहाँ पर कवर किया उतना ही उसने यहाँ पर भी कवर किया, तो आयतन भी इसका कैसा है, निश्चित है। तो नॉर्मल कंडीशंस की बात करते हैं आप, यानी सामान्य परिस्थितियों में। ऐसा नहीं है कि इसको आप आग में रख देंगे तो आप कहेंगे नहीं इसने तो आकार चेंज कर लिया, तो वो एक्सट्रीम लेवल की कंडीशंस चली जाती है कि आपने तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, या आपने बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, इसको क्रश कर दिया, या फिर फोर्स अप्लाई किया, तोड़ दिया, तो फिर आप कहेंगे कि मैम ने तो कहा था ये आकार अपना निश्चित रखेगा, आयतन भी इसका निश्चित रहेगा, अब तो ये टूट करके छोटा हो गया है, या ये जब आपने इसको आग में रखा तो ये पिघल गया है, इसने अपने शेप को चेंज कर लिया है, तो आकार भी निश्चित नहीं है। तो हम नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल की कंडीशंस की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, वो दूसरी कंडीशंस आ जाती है। आप द्रव की बात करते हैं, आपके पास पानी है, पानी का आकार निश्चित नहीं है, ग्लास में रख दोगे ग्लास का शेप ले लेगा, उसका आकार ग्रहण कर लेगा, बॉटल में रख दोगे बॉटल का शेप ले लेगा, बाल्टी में रख दोगे उसका शेप ले लेगा, आपने ग्लास में किसी बीकर में रख दिया उसका शेप ले लिया, आपने उसको टेस्ट ट्यूब में डाला उसने उसका शेप ले लिया, तो आकार जो है वो उसका निश्चित नहीं। लेकिन आयतन की बात करते हैं, अगर मैं ग्लास में 100 ml वाटर ले रही हूँ, वही 100 ml में अगर 1 लीटर की बोतल में डाल देती हूँ, तो वो उसका पूरा आयतन ग्रहण नहीं करता, ना ही कम आयतन ग्रहण करता है। जितना, जहां तक 100 ml पानी आना चाहिए, जितना वॉल्यूम उसका 100 ml का होगा बोतल का, वहां तक ही पानी का लेवल होगा 100 ml, समझ रहे हैं, उससे ज्यादा या कम नहीं होगा, तो आयतन उसका निश्चित है। ओके, बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस में आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित हो जाते हैं। हम क्या कहते हैं कि जो गैस है वो क्या करती है, जिस भी बर्तन में डाली जाती है उसका पूरा आयतन ग्रहण कर लेती है। अगर आपने 100 ml के कंटेनर में गैस को रखा तो वो 100 ml कवर करेगी। उसी गैस को, सेम उतने ही मात्रा के गैस को अगर आप 5000 ml के कंटेनर में डाल देते हैं तो वो उसका पूरा आयतन ग्रहण कर लेती है। तो आकार आयतन दोनों अनिश्चित। ओके, तो इस प्रकार से हम ठोस की यहाँ पर अवस्थाओं की बात करते हैं। मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपका मैटर जो है पदार्थ, वो 3 अवस्थाओं में उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स, जो वहां पर अंतरा आणविक बल की हम बात कर रहे थे उसके आधार पर, एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, और जो कण है उनका अरेंजमेंट कैसा है, किस तरह से वो व्यवस्थित है वहां पर, उस आधार पर आप पदार्थ की अवस्थाएं बता रहे हैं। ओके, दीज 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, आपकी पदार्थ की अवस्थाएं कैसी हैं, इंटर कन्वर्टिबल हैं, और कैसे कह रहे हैं, दबाव बढ़ा दो या दबाव को कम कर दो, दाब बढ़ाने या दाब घटाने से आपकी पदार्थ की अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित हो जाए। समझ रहे हैं, ठोस अवस्था है वो द्रव में बदल सकती है, द्रव गैस में बदल सकती है, गैस आपका द्रव में बदल सकता है, द्रव आपका ठोस में बदल सकता है। और बदलेगा कब, आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आपने प्रेशर को इंक्रीज किया या तो बढ़ाया, दबाव को बहुत ज्यादा दाब डाल दिया, तब आप चेंज देख रहे हैं, या फिर आपने प्रेशर हटा दिया वहां से, तब आपको वो चेंज देखने को मिलेगा। इसके अलावा टेम्परेचर, आपने बर्फ का तापमान बढ़ा दिया, तो बर्फ को अगर गर्म करते हैं आप तो वो क्या करना शुरू कर देती है, मेल्ट करना शुरू कर देती है, पिघल जाएगी, पानी में बदल जाएगी। आपने पानी को बहुत ज्यादा गर्म कर लिया तो पानी भाप बनने लगता है, तो भाप क्या है, गैसीय अवस्था है। पानी की बात जब कर रहे हैं तो पानी आपकी द्रव अवस्था है, जब आप बर्फ की बात कर रहे थे वो ठोस अवस्था है। तो ठोस से द्रव में चले गए तापमान बढ़ाने से, और तापमान बढ़ाया तो द्रव से गैस में चले गए, सेम तापमान कम करेंगे तो गैस से वापस द्रव में आ जाएंगे। आपका अगर भाप को ठंडा करेंगे तो वो पानी में बदल जाता है, पानी को बहुत ठंडा कर देते हैं, जैसे आप फ्रीजर पे डाल देते हैं तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तापमान घटाने से और तापमान बढ़ाने से भी क्या हो रहा है, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो एक दूसरे में चेंज हो। क्लियर है? देन फॉर एग्जाम्पल, आइस कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्या कहा गया है, बर्फ को कन्वर्ट किया जाता है पानी में, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि बर्फ ठोस अवस्था में है,
पानी द्रव अवस्था में है तो ठोस से द्रव में कैसे जा रहे हैं, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, तो तापमान बढ़ाने से बर्फ आपका पानी में बदल गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए, तो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो गई। स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पर पानी की बात हो रही है, तो पानी को आपको तीनों अवस्थाओं में देखने को मिलता है, बर्फ में भी, पानी के रूप में भी, और गैस के रूप में यानी भाप के रूप में भी। ओके, इसके अलावा सबसे पहले सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, यानी कि ठोस अवस्था में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। हमने कई चीजों की बात कर ली है अभी पहले ही। तो यहाँ पर सॉलिड इज द फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ आपको सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं ज्यादातर ठोस अवस्था में। क्लियर। द मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। किसी भी ठोस में को जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके अणु होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं आपस में। ओके, टुगेदर एंड कंटेन्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और उन मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। अब ये गतिज ऊर्जा क्या होती है, यानी कि वो मॉलिक्यूल फ्री नहीं है मूव करने के लिए। हम बोलते हैं कि जैसे ये कोई ठोस है तो ये इन कणों से मिलकर के बना हुआ, ये कण क्या कहते हैं, कंटिन्यूअसली मूवमेंट में रहते हैं। अगर ये पेन है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, तो वो कण कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, लेकिन उनका मूवमेंट बहुत कम है। इसी वजह से क्या हो रहा है, इसकी एक निश्चित शेप है, इसका आकार जो है वो निश्चित है, लेकिन वो कण मूव कर रहे हैं। उनका मूवमेंट जो होगा, उनकी जो गति होगी जो बहुत कम होगी, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं, यानी उनमें क्या है, गतिज ऊर्जा भी। गति हो रही है तो गतिज ऊर्जा होगी। तो उसी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी की जो मात्रा है वो कैसी है, लीस्ट कहा गया है, बहुत कम है। ठीक है। अ सॉलिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। जब हम किसी ठोस की बात करते हैं, ठोस, तो ठोस से हमारे दिमाग में सबसे क्या आता है, पहले क्या आता है, रिजिड स्ट्रक्चर होगा, यानी कि एक कठोर दृढ़ संरचना होगी उसकी, जैसे इसकी एक दृढ़ संरचना है। तो दृढ़ता क्या है, मैं इसको दबा रही हूँ या नहीं दब रहा है, ठीक है। और मैं इसको अगर फोर्स लगाऊं, इस पर प्रेशर अप्लाई करूं, तो ये आकार भी चेंज नहीं करेगा, पेन ऐसे ही रहेगा। तो यानी इसमें दृढ़ता है, ये अपना जो शेप है उसको रिटेन करने की कोशिश कर रहा है, या उसको उसी प्रकार से रखने का प्रयास कर रहा है। क्लियर। एंड रेजिस्टेंस टू अ फोर्स अप्लाइड टू द सरफेस। और जो बल मैं इस पर लगा रही हूँ, ये इसके पीछे उसके विपरीत एक प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण से अपने आकार को बनाए। क्लियर है ना। देन ठोस, ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति के प्रति प्रत्यक्ष अवरोध के गुण के आधार पर की जाती है। इसके अलावा ठोस कैसे होते हैं, आकार आयतन उनका निश्चित होता है, जैसे हमने बात की। और साथ ही साथ हम क्या बोलते हैं कि जो ठोस होता है उसको संपीड़ित भी नहीं किया जा रहा है। संपीड़ित यानी इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हम, इसको दबा रहे हैं तो ये दब नहीं हो। क्लियर। तो ये सारे क्या है, ठोस है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे ठोस के बारे में। तो आपने ठोस में कौन कौन सी वस्तुएं देखी, आपके पास जो पेन है जिससे आप लिख रहे हैं, जिस नोटबुक पे लिख रहे हैं वो, जिस बुक से आप लिख रहे हैं वो, जो स्क्रीन आपके आगे लगी है वो, ये सारी ठोस अवस्थाएं। चेयर पे आप बैठे होंगे, टेबल आपके सामने होगी, ये सारी ठोस अवस्थाओं में आपको वस्तुएं मिल रही हैं। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी इस ठोस के अंतर्गत, जो कि हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के सेशन में हमने पदार्थ को जाना, पदार्थ किससे बना हुआ है उस कण की बात की, पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाओं की बात की। तो मैं उम्मीद करती हूँ पूरा सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले सेशन में हम बचे हुए जो 2 पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ अंतर स्थापित करेंगे तीनों ही अवस्थाओं में, यानी तीनों अवस्थाएं एक दूसरे से किस प्रकार की हैं। ओके, तब तक आपको इसको जितना पढ़ाया गया है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। आगे की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करना है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल सके। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।